हाय फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार राय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले कुछ वीडियो में हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे और उसके ही क्रम में लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा मोटिव है जो पूरा इतिहास आपको हम अच्छे से पढ़ाएं, गहन अध्ययन हो। उसी क्रम में ये मेरा अगला वीडियो, अगला अध्याय वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को जैसे आप जानते हैं, जो ये आर्यों का सभ्यता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ। ये वेदों के द्वारा मतलब वेद के द्वारा हम लोग इसे पढ़े हैं, वेद के द्वारा इसे हम जानते हैं, इसे इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये आर्यजनों का सभ्यता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होते हैं। वैदिक सभ्यता जैसे आप लोग जानते हैं, नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता के बाद फिर ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता 1700 बीसी में मतलब शहरी सभ्यता थी, वहीं फिर 1500 बीसी में आकर उसके बाद वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कहीं ना कहीं देखने में हमें उल्टा लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का पहले जब खोज नहीं हुआ था, उत्खनन नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम वैदिक सभ्यता से ही भारत के इतिहास के बारे में जानते थे। और हम लोग जानते थे जो भारत में वैदिक सभ्यता से ही आदमियों का निवास हुआ, मतलब वैदिक सभ्यता से ही भारत में आदमियों का रहना, कृषि संबंधित व्यापार सब हुआ। इससे पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, तब हम लोग जाने जो वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में कोई सभ्यता निवास करती थी। ठीक है, तो चलिए अब बिना कोई लेट किए हुए अब हम चैप्टर पे चलते हैं, वैदिक सभ्यता। सबसे पहले हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे पता चलता है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानकारी कैसे लेते हैं, हमें कैसे पता चला जो वैदिक सभ्यता था। यहाँ वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों का निवास था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम उत्खनन माने पुरातात्विक विभाग के द्वारा पुरातत्व के द्वारा जानते हैं जो यहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता का निवास था। उसकी लिपि मिली है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन इसमें लिपि भी मिली है, इनका जो लिखा गया है ऋग्वेद में लिखित साक्ष्य भी मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण है। जैसा आप जानते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में हमें इस काल के मृदभांड जो होते थे गेरुआ वर्णी होते थे। जैसा आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड होते थे लाल या काले कलर के होते थे, मतलब लाल पे काला चढ़ाया रहता था या काले पे लाल मृदभांड होते थे। लेकिन यहाँ गेरुआ वर्णी मतलब गेरुए कलर का मृदभांड होता था। उसके बाद कसाइट अभिलेख से ईरान से भारत आने का पता चलता है। कसाइट अभिलेख जो है उससे ईरान से आर्य लोगों का भारत आने का पता चलता है। उसके बाद बोगाज कोई अभिलेख से दो राजाओं के बीच संधि का पता चलता है। दो राजाओं के बीच मित्र संधि मतलब पहले एक दूसरे में द्वेष भावना थे, उसके संधि का पता चलता है। और इस संधि में जो कुछ देवताओं के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, जो मतलब ये देवताएं इनके संधि के बीच साक्ष्य में थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, नासत्य। उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10 से 28 सूक्त हैं। 10 मंडल में जो 2 से 7 मंडल हैं वो प्राचीन हैं, 2 से 7 प्राचीन मंडल हैं। और उसके बाद जो मंडल जोड़ा गया है, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये नए मंडल हैं। और सबसे नए मंडल जो हैं वो 10वें मंडल हैं। अब हम जानते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम अध्ययन के तौर पे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता। इसी को ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं। और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता में हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक सभ्यता में हम सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता का जो इतिहास था, कालक्रम था, वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 1500 बीसी से कुल 600 बीसी तक। लेकिन ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। वहीं 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक सभ्यता था। अब हम इनके मूल निवास स्थान के बारे में जानते हैं। आर्य लोग कहाँ रहते थे और कहाँ से भारत आए। इनमें विद्वानों में अलग अलग मत है।
किन्हीं का कहना है जो सप्त सैंधव प्रदेश से आए, किन्हीं का कहना है जो उत्तर ध्रुव से आए, किन्हीं का कहना है जो मध्य एशिया से आए। हर एक विद्वानों का अपना अपना मत है, और मत होना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आर्य लोग जो थे एक कबीलाएं में नहीं रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, उनका फैलाव अलग अलग जगह था और अलग अलग कबीलाएं में बट कर आए थे। ऐसा नहीं था जितने आर्य लोग थे वो टोटल एक ही साथ भारत आए, आने का क्रम उनका अलग अलग था। इसी कारण हर एक विद्वानों में मतभेद है उनके आने के काल क्रम में। अब हम देखते हैं जो विद्वानों के द्वारा अपना अपना जो दिया गया है, जो उनका कहाँ से आए, सब विद्वानों में अलग अलग मत है। तो ठीक है, कुछ विद्वानों के नाम हम देखते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र, सप्त सैंधव प्रदेश, इनका कहना है डॉक्टर अविनाश चंद्र जी का जो सप्त सैंधव प्रदेश से आए। उनके बाद बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना है उत्तरी ध्रुव से आए। उत्तरी ध्रुव मतलब हुआ पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ 90 डिग्री के पास, यहाँ से आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका कहना है तिब्बत के प्रदेश से आए। उसके बाद मैक्स मूलर, मध्य एशिया, मैक्स मूलर जी का कहना है मध्य एशिया से आए। और सर्वमान्य मत जो है, मतलब जो माना गया है, वो यूरेशिया या फिर मध्य एशिया। यूरेशिया हुआ जो यूरोप और एशिया के बीच वाला प्रदेश, वहाँ से आर्य लोग आए। और बहुत सारे बुक में मध्य एशिया के बारे में भी बताया गया है, सर्वमान्य मत दिया गया है। तो इनके आने का क्रम और इनके कहाँ से वो आए, इसमें विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन हम लोग जो मानकर चलते हैं वो मध्य एशिया और यूरेशिया, कहीं कहीं यूरेशिया दिखाया गया है और बहुत सारे बुक में मध्य एशिया बतलाया गया है। अब हम बात करते हैं आर्य लोग जो यहाँ आए। और आप लोग जानते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किसान पे, मतलब कृषि पे और व्यापार पे आधारित थी, वहीं वैदिक सभ्यता पशुपालन पे आधारित था। उनका मेन व्यवसाय पशुपालन था, और पशुपालन होने के कारण ही वो कबीलाएं में बट कर रहते थे। और उनका जो आज यहाँ कल वहाँ कोई एक निश्चित जगह नहीं था, क्योंकि वो कृषि करते नहीं थे जो एक जगह रहते। इसलिए इन विद्वानों में मतभेद हैं आने के क्रम में और यहाँ रहने के क्रम में। कृषि करते तो फिर एक जगह रहते, लेकिन पशुपालन था, यहाँ आज अपने पशु को रखें और खुद कबीला बन के रहें। फिर यहाँ से जब पशुओं का चारा समाप्त हुआ तो फिर वो दूसरे जगह चले गए। ऐसे ही इनका कालक्रम चलता गया और आगे बढ़ते गए। इसी कर्मों में वो इसी आने जाने और लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में उन्हें कुछ भौगोलिक, मतलब भूगोल के बारे में भी पता चला। वो भूगोल में जैसे वो नदी से परिचित थे, पहाड़ से परिचित थे, पठार से परिचित थे, उसके बाद सागर से परिचित थे। हम उस सब पर आप कुछ बात करते हैं। जैसे नदी पे, सबसे पहले हम नदी के बारे में बात करते हैं। वो कुल 40 नदियों से परिचित थे। आर्य लोग जो थे वो कुल 40 नदियों से परिचित थे, और कहीं कहीं 42 नदी का उल्लेख किया गया है, लेकिन ज़्यादातर बुक में हम 40 नदी ही पढ़ते हैं। कुल 40 नदी से उनका भेंट हुआ था, या मतलब वो 40 नदियों के बारे में उनको ज्ञान था, जिनमें 7 नदी बहुत प्रमुख थे। हम उन 7 नदियों के प्राचीन नाम और अभी के नाम लिख दिए हैं और आप लोग को बता देते हैं। उन 7 नदियों को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। जैसे सिंधु, इसे इंदुस नदी कहा जाता था। अभी जो सिंधु नदी है इसे इंदुस नदी कहा जाता था। सतलज नदी, इसे सतुद्री नदी कहा जाता था। चिनाब नदी, इसे अस्कनी नदी कहा जाता था। झेलम नदी, इसे बितास्ता नदी कहा जाता था। उसके बाद ब्यास नदी, इसे बिपाशा नदी कहा जाता था। यहीं इंद्र जी के युद्ध के बारे में चर्चा है। रावी नदी, पुरुषनी नदी इसे कहा जाता था। इसी पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पे दशराग युद्ध हुआ था, जो भारत का प्रथम युद्ध है इतिहास के अनुसार भारत का प्रथम युद्ध रावी नदी के तट पर 10 राजाओं और एक आर्य कुल के जो राजा थे सुदास राजा, उनसे युद्ध हुआ था। इस पे हम आगे आपसे बात करेंगे। वैसे ये 10 राजाओं का युद्ध था जो सुदास राजा से हुआ, जिनमें आर्य राजा सुदास का विजय हुआ था, जिनके गुरु विश्वामित्र थे। सरस्वती, इसे सुरसती नदी कहा जाता था। कहीं कहीं इन 7 नदियों के क्रम में
सरस्वती नदी को हटाकर काबुल नदी दिखाया गया है बहुत सारे बुक में, लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादातर बुक में। और सर्वमान्य मत जो है वो सरस्वती नदी ही है, जिसे सुरसती नदी कहा जाता था। कुल ये 40 नदियों से परिचित थे। और इन सब नदियों में जो सबसे प्रचलित नदी था, जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, जिनसे इनका जीवन व्यापन होता था, वो थे सिंधु नदी यानी इंदुस नदी। और सबसे पवित्र नदी, सबसे पूज्य नदी जो नदी था वो सरस्वती नदी था। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी था, जिसे वो नदी तमा कहते थे। नदी तमा मतलब नदियों के माता के रूप में जानते थे सरस्वती नदी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन नदी का चर्चा हुआ है वो है सिंधु नदी। इस समय में, वैदिक सभ्यता के समय में, गंगा और यमुना का कोई विशेष स्थान नहीं था। जैसे आज के समय में गंगा और यमुना बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी माने जाते हैं। अभी गंगा और यमुना नदी का बहुत ज़्यादा चर्चा है, उस तरह पहले नहीं थे। गंगा का मात्र 1 बार और यमुना का मात्र 3 बार ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। आज हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में, इनके मूल निवास स्थान, इनके पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक शास्त्र, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का काल कर्म, उसके बाद हम नदी के बारे में बताए। अगले वीडियो में हम इससे आगे लेकर आएंगे पर्वत, पठार, समुद्र, इन सब बारे में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। आप लोग अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।